जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विजयपथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम छत्तीसगढ़ की एमसीक्यू की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हमारा ये चौथा लेक्चर होगा और इसी के साथ पिछले 3 वीडियोस हमारे यूट्यूब पे डले हुए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये हमारा चौथा क्लास होगा और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की भौतिक विभाजन और अपवाद तंत्र। इन दोनों टॉपिक्स पर हम आज के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ में एक जानकारी आपके लिए मैं साझा करना चाहूंगा कि हमारे विजयपथ एकेडमी में नया बैच शुरू हो रहा है 14 तारीख से, सोमवार से शाम में 5 बजे। सीजीपीएससी प्री, सीजी व्यापम और सीजीपीएससी मेंस के नए बैच की शुरुआत हो रही है शाम में 5 बजे से। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके यहाँ का पता, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। चलिए सवाल शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से जिला बस्तर जिले को स्पर्श करता है? बेसिक से सवाल है, अगर आपको मैपिंग अच्छे तरीके से आती होगी तो आप इस सवाल को आसानी से बना लेंगे। सवाल ये बोला है कि निम्न में से कौन सा जिला बस्तर जिले को स्पर्श करता है, तो बस्तर जिले को स्पर्श करता है बोला गया है। मैप आपको अगर क्लियर दिख रहा होगा तो ये आपका बस्तर है, ये बस्तर है। बस्तर को स्पर्श करने वाली जिला जो दिया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पर कोंडागांव दिया है तो यहाँ ऊपर में देखिए कोंडागांव स्पर्श कर रहा है। इसके अलावा क्या दिया है, सुकमा दिया है तो नीचे में देखिए बस्तर के नीचे में यहाँ पर सुकमा भी स्पर्श कर रहा है। बीजापुर दिया हुआ है तो बस्तर से लगा हुआ ये क्षेत्र जो है ये बीजापुर को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और दंतेवाड़ा दिया हुआ है तो बस्तर के जस्ट बगल में लगा हुआ है दंतेवाड़ा। अगर आपको ये मैप क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ से बस्तर संभाग के जिलों को इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा बस्तर संभाग है, यहाँ से आपको एक जिला बनाना है जिसका नाम है कांकेर। उसके बाद एक सीधा पैरेलल लाइन इस तरीके से खींचना है, एक छोर से दूसरे छोर, और इसको 2 भागों में ऐसे बांट देना है। और यहाँ से एक डिब्बा बना देना है आपको, इसके इस कोने से इधर और इस कोने से इधर। ये आपका हो जाएगा नारायणपुर, ये आपका हो जाएगा बीजापुर, ये आपका हो जाएगा सुकमा, ये आपका हो जाएगा बस्तर, और ये हो जाएगा आपका कोंडागांव, और ये वाला बच गया आपका दंतेवाड़ा। अब इस मैप से आसानी से आप बता सकते हैं कि बस्तर किसको किसको टच कर रहा है। जैसे कि कोंडागांव इधर, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, और कोई है क्या भाई? 4 जिले हैं। तो चारों के चारों आपके किसको स्पर्श करते हैं? बस्तर जिले को स्पर्श करते हैं। तो ये आपका पहला सवाल का उत्तर होगा। मैपिंग की क्लासेस यहाँ पे चल रही है ऑफलाइन क्लासेस में, बहुत जल्द इसका ऑनलाइन वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा, तो आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। अगला सवाल है, निम्न चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में ना मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो पलमा चोटी, पलमा चोटी पहले तो इसकी ऊंचाई जान लीजिए। पलमा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1080 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। लाफागढ़ चोटी की ऊंचाई है 1048 मीटर लगभग, और धारी डोंगर की ऊंचाई है 899 मीटर। 899 मीटर। सवाल का उत्तर तो यहां से मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करें, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, उसका जो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि है, उस पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि में जो एक उप विभाग है जिसे कहते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार। इस पेंड्रा लोरमी के पठार में 3 प्रमुख चोटियां आती है। एक आती है पलमा चोटी, एक आती है लाफागढ़ चोटी, और एक आती है चंदेली पहाड़ी। ये 3 चोटियां इसके अंतर्गत आती है। पलमा चोटी आपके मरवाही में मिलेगा। पलमा चोटी कहाँ है? मरवाही। लाफागढ़ चोटी मिलेगा पाली, पाली यानी कि कोरबा, कोरबा जिले में है ये जीपीएम जिले में है। और ये मिलेगा आपको मुंगेली, मुंगेली के लोरमी तहसील में आपको मिलेगा चंदेली पहाड़ी। पलमा चोटी की ऊंचाई कितनी पता है मैंने? 1080। इसकी ऊंचाई है 1048, और इसकी ऊंचाई है 821 मीटर। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि धारी डोंगर के बारे में दिया है। धारी डोंगर आपका पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में आएगा, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन को जब आप पढ़ेंगे तब आप उसमें 2 भौतिक विभाग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आप उच्च भूमि, और एक पढ़ते हैं आप छत्तीसगढ़ का मैदान। उच्च भूमि को हमने 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आपकी एक पहाड़ी आती है शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत। ये शिशुपाल पर्वत कहाँ है? महासमुंद में है। महासमुंद के सरायपाली में तहसील में फैला हुआ है। इस शिशुपाल पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है धारी डोंगर। सबसे ऊंची चोटी क्या है? धारी डोंगर। इसकी ऊंचाई है 899 मीटर। कहाँ आएगा पूछे तो बताइएगा? महासमुंद में, महासमुंद के सरायपाली में। दूसरी जानकारी धारी डोंगर से संबंधित जानकारी में याद रखेंगे कि धारी डोंगर को बरहा डोंगरी भी कहते हैं, इसे बरहा डोंगरी भी कहते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा यह महाभारत कालीन स्थल है, महाभारत कालीन
स्थल है छत्तीसगढ़ में। तो इतनी सारी जानकारी, महाभारतकालीन स्थल, इतनी सारी जानकारी है। सवाल का उत्तर है कि किस क्रम में जमाना है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा पहले आएगा, धारी डोंगर पहले आएगा, मतलब कि 3। उसके बाद आएगा आपका लाफागढ़ 2, और फिर आएगा 1। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जानकारी छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन से संबंधित है, जिसको आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला बोलता है कि रिहंद बेसिन राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा, कन्हार बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। और तीसरा है, सरगुजा बेसिन की संरचना में गोंडवाना श्रृंखला की चट्टानें पाई जाती है। सवाल को समझते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है भाई? रिहंद बेसिन राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। बिल्कुल सही कथन है कि हाँ, रिहंद बेसिन राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, और ये स्पेशली फैला हुआ है आपका वाड्रफ नगर तहसील, बलरामपुर जिले में। इसके अलावा सूरजपुर के भी कुछ हिस्से में जो है इसका विस्तार पाया जाता है, जो कि रिहंद नदी के द्वारा बनाया गया है। दूसरा, कन्हार बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। ये गलत है। कन्हार बेसिन को ने रिहंद बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। रिहंद को ही क्या कहते हैं? सिंगरौली बेसिन। रिहंद या सिंगरौली बेसिन ये कहा जाता है। तो दूसरा कथन तो गलत हो गया। तीसरा कथन क्या कहा गया? सरगुजा बेसिन की संरचना में गोंडवाना श्रृंखला की चट्टानें पाई जाती है। सरगुजा बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, ये सब के सब आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार, छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाग है, पूर्वी बघेलखंड के पठार, इसी में शामिल आपके उप विभाग है, जिसमें आपका जो सरगुजा बेसिन है, सरगुजा बेसिन, ये सरगुजा बेसिन आपके गोंडवाना चट्टानों की श्रृंखला के अंतर्गत पाई जाती है। जैसे यहाँ पर लखनपुर है, आपका उदयपुर है, सरगुजा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आपका क्या है? सोडिया है। इन क्षेत्रों में कोयला संबंधित क्षेत्र पाए जाते हैं, और साथ में गोंडवाना चट्टानों का यहाँ पर विस्तार है। तो तीसरा तो सही है। आंसर हमको मिल गया है पहला और तीसरा। आंसर क्या हो गया है हमारा? पहला और तीसरा। साथ में अगर सरगुजा बेसिन का नाम आ रहा है, तो सरगुजा बेसिन के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन को उच्च मध्यवर्ती मैदान भी कहा जाता है। पहले तो इसके चारों दिशा को जान लो। सरगुजा बेसिन के उत्तर में आपको देवगढ़ की पहाड़ी मिलेगी। ये है कहां सरगुजा बेसिन? ये सरगुजा और सूरजपुर, इन 2 जिलों में फैला हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 400 से 500 मीटर है। इसे उच्च मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है। बहुत ज्यादा मैदान मतलब निचला क्षेत्र नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र, उच्च मध्यवर्ती मैदान, सरगुजा का मैदान कह लो इसे। साथ में इसका जो निर्माण हुआ है वो रिहंद वह इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। रिहंद की सहायक नदियां कौन कौन सी है? मोरनी, गोबरी, सूरिया, महान, घुरघुट्टा, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां है। इन नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। सरगुजा बेसिन के उत्तर में अगर हम देखें तो हमें देवगढ़ की पहाड़ी मिलती है। चांग भंकार देवगढ़ की पहाड़ी ना, ये उत्तर में हमें देखने को मिलता है। सरगुजा बेसिन के दक्षिण पश्चिम में हमें हसदो रामपुर बेसिन मिलता है। हसदो रामपुर बेसिन, सरगुजा बेसिन के दक्षिण पश्चिम में हसदो रामपुर बेसिन मिलता है। सरगुजा बेसिन के दक्षिण में अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपको छुरी पहाड़ी देखने को मिलेगी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी कोरबा और रायगढ़ में फैला है, तो उसका छुरी पहाड़ी इसके दक्षिण में है। अगर पूर्व में बात करोगे तो यहां पर आपको पाट प्रदेश देखने को मिलेगा। जशपुर सामरी पाट प्रदेश सरगुजा बेसिन के पूर्व में स्थित है। साथ ही सरगुजा बेसिन के दक्षिण पश्चिम में अगर देखोगे तो पाट प्रदेश है। पाट प्रदेश में स्पेशली कौन सा प्रदेश आएगा भाई? मैनपाट स्थित है। तो ये संबंधित जानकारी है किससे रिलेटेड? सरगुजा बेसिन से संबंधित। और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1 और 3 सही है, क्योंकि कन्हार बेसिन को सिंगरौली बेसिन नहीं कहा जाता, कन्हार बेसिन सॉरी रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। इसी के साथ में याद रखिएगा कि रिहंद बेसिन राज्य के उत्तरी भाग में है, और जो कन्हार बेसिन है वो राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये इस सवाल का उत्तर हो गया, और इससे संबंधित विभिन्न जानकारी हो गई। अगला सवाल है, गोदावरी शबरी के मैदान के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। गोदावरी शबरी का मैदान, तो पहले तो गोदावरी और शबरी के मैदान के बारे में जानकारी लेते हैं कि गोदावरी शबरी का मैदान है क्या। इस मैदान को बस्तर का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान को उर्मिल बेसिन भी कहते हैं। इस मैदान की एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से कम है। ये 3 महत्वपूर्ण जानकारी। 300 मीटर से कम। इस मैदान का विस्तार कहाँ है पूछे तो वह इसका विस्तार आपका दंतेवाड़ा, पूरा दंतेवाड़ा नहीं, दंतेवाड़ा का दक्षिण हिस्सा, सुकमा, सुकमा का भी दक्षिण हिस्सा, और बीजापुर,
ये 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन सा मैदान आपका? गोदावरी शबरी का मैदान। इतनी सारी जानकारी है। साथ में इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति कहां पे स्थित है? तो राज्य के दक्षिण में, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में, या ये कह लो दंडकारण्य के दक्षिण में ये मैदान स्थित है। दंडकारण्य के दक्षिण में ये मैदान स्थित है। कौन सा मैदान? गोदावरी शबरी का मैदान। अब आइए इसके कूट पे। समुद्र सतह से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। मैंने क्या बताया? 300 मीटर से कम है, तो पहला कूट तो गलत हो गया भाई। दूसरा क्या बोलता है? इसके दक्षिण में अलबका पर्वत श्रेणी स्थित है। इसके दक्षिण में अलबका पर्वत श्रेणी स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि इसके दक्षिण में नहीं है, इसके उत्तर में है। उत्तर में, किसके उत्तर में? जो आपका गोदावरी शबरी का मैदान है, इसके उत्तर में अलबका की पहाड़ी है, और ये अलबका की पहाड़ी किस जिले में आएगा? तो बीजापुर जिले में। कौन से जिले में? बीजापुर जिले में अलबका की पहाड़ी स्थित है। क्लियर? तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों कथन क्या है? असत्य है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका चौथा सवाल। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। क्या पूछा है? सत्य कथन पूछा है। पहला, छुरी पहाड़ी का अधिकांश भाग रायगढ़ जिले में विस्तृत है। पहला कथन क्या बोलता है? छुरी पहाड़ी का अधिकांश भाग रायगढ़ जिले में विस्तृत है। दूसरा, यह राज्य के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। उत्तर मध्य भाग में स्थित है। तीसरा बोलता है कि कोरबा बेसिन छुरी पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कोरबा बेसिन छुरी पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला, छुरी पहाड़ी का अधिकांश भाग रायगढ़ जिले में नहीं है, कोरबा जिले में है। तो पहला कथन क्या है? गलत हो गया। यह राज्य के उत्तर मध्य भाग में स्थित है, बिल्कुल सही। उत्तर मध्य भाग में ही आपका छुरी पहाड़ी स्थित है। कोरबा बेसिन छुरी पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी दूसरा एकदम सही कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। यहां पर बात हो रही है किसकी? छुरी पहाड़ी की। तो पहले तो आप ये जान लो कि छुरी पहाड़ी हमेशा छुरी उदयपुर की पहाड़ी के नाम से पढ़ते हैं हम, किताबों में आपको यही एक साथ दिया। दोनों अलग अलग पहाड़ियां हैं, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ये किसका भाग है? कौन से भौतिक विभाग का भाग है? तो ये छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन, महानदी बेसिन का उत्तरी सीमांत उच्च भूमि है। उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, इसके अंतर्गत शामिल है आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी। 2 पहाड़ी है, एक छुरी पहाड़ी है और एक उदयपुर पहाड़ी है। छुरी पहाड़ी है आपके कहा? कोरबा में। और उदयपुर की पहाड़ी है आपके कहा? रायगढ़ में। छुरी पहाड़ी कहाँ है? कोरबा में है। और उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है? रायगढ़ में। ये राज्य के किसके? राज्य के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। बिल्कुल, अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ के मैप में कंप्लीटली उत्तर में नहीं है, यहां पर फैला हुआ है, यहां पर। तो राज्य के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। अब कोरबा बेसिन छुरी पहाड़ी की दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके लिए थोड़ा सा जानकारी आपको लेना पड़ेगा, किसके लिए? छुरी और उदयपुर की पहाड़ी के लिए। तो यहां पर मैं कोशिश करता हूं समझाने की। एक है छुरी पहाड़ी और एक है उदयपुर की पहाड़ी। पहली बात, इसके बीच से एक नदी जाती है जिसका नाम है मांड नदी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी को कौन सी नदी बीचों बीच से काटती है? तो वो मांड नदी है। छुरी पहाड़ी कहाँ? कोरबा में है। उदयपुर की पहाड़ी कहाँ? रायगढ़ में। छुरी पहाड़ी के उत्तर में आपको महादेव पहाड़ी मिलेगा, कोरबा में ही है ये महादेव पहाड़ी। छुरी पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में आपको हसदो रामपुर बेसिन मिलेगा, हसदो रामपुर बेसिन। छुरी पहाड़ी के पश्चिम में आपको पेंड्रा लोरमी का पठार मिलेगा, पेंड्रा लोरमी पठार। छुरी पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में आपको कोरबा बेसिन, या इसी को क्या कहते हैं? हसदो बेसिन कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, कोरबा बेसिन या हसदो बेसिन। अब ये कोरबा बेसिन या हसदो बेसिन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है क्या? हसदो नदी। ये कौन सी नदी है? हसदो नदी। तो हसदो नदी यहां से होकर प्रवाहित होती है। कहां से होकर प्रवाहित होती है? छुरी पहाड़ी के पश्चिम में हसदो नदी बहती है, और उसी के द्वारा कोरबा बेसिन या हसदो बेसिन का निर्माण किया गया है, जो कि छुरी पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में है। इसीलिए ये कथन एकदम सही है। छुरी पहाड़ी के पूर्व में कौन सी नदी दिख रही है आपको? मांड नदी दिख रही है। छुरी पहाड़ी के दक्षिण की अगर बात करें, दक्षिण, तो दक्षिण में आपका क्या शुरू हो जाता है? छत्तीसगढ़ का मैदान शुरू हो जाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान। उदयपुर पहाड़ी के पश्चिम में कौन सी नदी दिख रही है? मांड नदी दिख रही। उदयपुर पहाड़ी के उत्तर में आप देखोगे तो यहां पर आपको मैनपाट दिखेगा,
और इसके उत्तर में आपको आप क्या दिखेगा, नीच घाट दिखेगा, जिसे हम जशपुर पाट कहते हैं, ये देखने को मिलेगा। उदयपुर पहाड़ी के पूर्व में एक नदी बहती है जिसका नाम है कुरकुट नदी। कौन सी नदी है? कुरकुट। और ये कुरकुट नदी मांड की सहायक नदी है। मांड नदी में जाकर यह नदी मिल जाती है। उदयपुर पहाड़ी के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा चंवर ढाल। चंवर ढाल क्या होता है आगे मैं समझाऊंगा। रायगढ़ जिले में खरसिया तहसील के आसपास और सक्ती जांजगीर चांपा में फैला हुआ है। तो उदयपुर पहाड़ी के दक्षिण में मिलेगा चंवर ढाल। ये है छुरी और उदयपुर पहाड़ी से संबंधित सारा फैक्ट्स। दूसरा, छुरी और उदयपुर के बीच में मांड नदी बह रही, मतलब इसके बीच में कौन सी घाटी है? मांड नदी घाटी। मांड नदी घाटी मतलब राज्य में सबसे बड़ा कोयले का भंडारण। मांड नदी घाटी मतलब गोंडवाना चट्टानों का वहां पर क्या है? निक्षेप है और सबसे बड़ा कोयले का भंडारण है। तो यह पूरा क्षेत्र जो है कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, छुरी पहाड़ी कोरबा में है और उदयपुर पहाड़ी कहाँ है? रायपुर में है। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, पहचानना है भाई। पहला, अबुझमाड़ की पहाड़ी का अधिकांश क्षेत्र नारायणपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। दूसरा, अबुझमाड़ पहाड़ी के उत्तर में कोटरी नदी का मैदान है। कौन सी नदी का? कोटरी नदी का। तीसरा, इस पहाड़ी के उत्तर पूर्व में राव घाट की पहाड़ी स्थित है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है बोला है? तो पहला कथन जो है ना वो असत्य है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका दक्षिण पूर्व में नहीं है नारायणपुर की, ये दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार है। अबुझमाड़ की पहाड़ी का अधिकांश क्षेत्र नारायणपुर के दक्षिण पश्चिम में है, ना कि दक्षिण पूर्व में, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में? अबुझमाड़ की पहाड़ी के बारे में। अबुझमाड़ की पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी मुख्यतः नारायणपुर जिले में फैली हुई है। नारायणपुर का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा और बीजापुर का उत्तरी पट्टी के रूप में ये विस्तृत है। थोड़ा सा कांकेर का पखांजूर भी आता है, थोड़ा सा कोंडागांव वाला जिला भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से विस्तार इसका नारायणपुर ही है। अबुझमाड़ पहाड़ी के उत्तर में आप देखोगे तो यहाँ पर हमको कोटरी बेसिन देखने को मिलता है। कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन कहने का मतलब कोटरी नदी के द्वारा बनाया गया मैदान। कोटरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मोहला मानपुर तहसील से राजहरा की पहाड़ी से होती है और वहां से निकलकर कांकेर बहते हुए आती है और बीजापुर में कोटरी नदी मिल जाती है। किससे? इंद्रावती नदी से। तो यहाँ पर आपको कोटरी मिल गया। अबुझमाड़ पहाड़ी के उत्तर पूर्व में आपको रावघाट की पहाड़ी मिलेगी। रावघाट की पहाड़ी यहाँ पर कांकेर जिले में कौन सी पहाड़ी है? रावघाट की पहाड़ी। अबुझमाड़ के पूर्व में एक नदी बहती है जिसका नाम है बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी है? बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी कोंडागांव से निकलती है और बस दंतेवाड़ा में आकर मिल जाती है किससे? इंद्रावती नदी से। और अबुझमाड़ के दक्षिण में आपको मिलेगा इंद्रावती नदी। अबुझमाड़ पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी। अबुझमाड़ पहाड़ी से संबंधित और जानकारी अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पेशली विशेषतः ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का निक्षेप पाया जाता है। अबुझमाड़ की पहाड़ी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से क्या है? ये निर्मित है। दूसरा, यहां पर एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी, और खुरसेल घाटी छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च किस्म के सागौन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्वोच्च किस्म के सागौन। यहाँ जो सागौन मिलता है वो म्यांमार बर्मा में मिलने वाले सागौन के समान माने जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म के सागौन है। सर्वाधिक सागौन जो मिलते हैं वो खुरसेल घाटी में ही मिलते हैं, जो कि नारायणपुर में है, अबुझमाड़ की पहाड़ी में स्थित है। इसी के साथ एक नदी बहती है यहाँ पर जिसका नाम है जाटलूर नदी। अबुझमाड़ पहाड़ी से एक नदी निकलती है, जाटलूर नदी। इस जाटलूर नदी के आसपास क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण स्थल पाया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी है आपके अबुझमाड़ के पहाड़ी से संबंधित। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैं आपके लिए ना जो वीडियो ला रहा हूं उसमें मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूं। बेसिक क्लियर नहीं, बेसिक भी मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं चीजों को आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। तो इसी प्रकार के रिस्पॉन्स की उम्मीद मैं भी आपसे करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, हमारा भी इससे उत्साहवर्धन होता है। और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन करें। पहला, बस्तर के मैदान का विस्तार कोंडागांव और बीजापुर जिले में है। इसे गोदावरी शबरी का मैदान भी कहा जाता है। दूसरा कथन तो बिल्कुल सत्य है, गोदावरी शबरी का मैदान कहा जाता है, उर्मिल बेसिन कहा जाता है, बस्तर का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बस्तर के मैदान का जो विस्तार है ना वो कोंडागांव में नहीं, वो बीजापुर में और दंतेवाड़ा में और सुकमा में है। विशेषकर कहाँ है? सुकमा में है। तो ये वाला कथन तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा उत्तर होगा वो केवल 2 क्या होगा? सत्य होगा। इससे संबंधित जितना डिटेल था वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल है, दुर्ग उच्च भूमि का विस्तार किन जिलों में है? दुर्ग उच्च भूमि का विस्तार, देखिए इसे दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि भी कहा जाता है। इसका विस्तार आप देखोगे तो एक आपको मिलेगा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में मिलेगा और दूसरा कहां मिलेगा? बालोद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ध्यान रखिएगा, हम छत्तीसगढ़ का मैदान जब पढ़ते हैं इसे हम दो भाग में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं किसमें? सीमांत उच्च भूमि में, और दूसरा हम बांटते हैं किसमें? छत्तीसगढ़ का मैदान में। अगर मैं सीमांत उच्च भूमि की बात करूं, इसके 4 भाग हैं। उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि और पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। ये 4 भागों में बंटता है। जो दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि है इसी में आपका दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि शामिल है। किसमें? दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि। अगर दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कहता है तो आपको आंसर मोहला मानपुर और बालोद लेना है। इन्हीं दोनों जिलों में ये फैला हुआ है। अगर आपको कंप्लीटली दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि कह देता है तो यहां पर आपको धमतरी भी ऐड करना है, यहां पर महासमुंद भी ऐड करना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? चारों। सवाल में अंतर है, दुर्ग उच्च भूमि पूछा है तो हम केवल मानपुर, मोहला और बालोद ले रहे हैं। अगर दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि पूछ देता तो ये चारों के चारों इसमें क्या हो जाते? शामिल हो जाते। ठीक है, इसी के साथ जो आपका दुर्ग सीमांत या दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि है इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी दल्ली राजहरा की पहाड़ी, जो कि बालोद जिले में है। आप लोग को पता भी होगा दल्ली राजहरा की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। चले आगे चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। सवाल क्या बोलता है? पहला, शिवनाथ महानदी दोआब महानदी बेसिन के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा कहता है इसके अंतर्गत शिवनाथ और खारून नदियों का प्रवाह क्षेत्र आता है। तीसरा है इस दोआब का ढाल दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है। देखिए, जो शिवनाथ महानदी दोआब है ये पूरा पूरा भाग है किसका? छत्तीसगढ़ के मैदान का। छत्तीसगढ़ का मैदान। अब इस छत्तीसगढ़ के मैदान में विभिन्न मैदान आते हैं। जैसे पहला आता है शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान। दूसरा मैदान आता है शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ महानदी दोआब। तीसरा मैदान आता है महानदी पार सकरा मैदान। और चौथा जो मैदान आता है वो आता है आपका हसदो मांड बेसिन। और पांचवा जो विशेष मुख्य मैदान है वो है आपका बिलासपुर का मैदान, बिलासपुर का मैदान। ये 5 प्रमुख मैदान है। अब इसने पूछा हमसे किसके बारे में? शिवनाथ महानदी दोआब के बारे में पूछा है, और वो महानदी बेसिन के उत्तर का भाग। छत्तीसगढ़ के मैदान को ही क्या कहा जाता है? महानदी बेसिन कहते हैं ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्या बोला है? उत्तर का भाग है। तो चलो देख लेते कहां कहां पर कौन सा मैदान पाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर महानदी को मैं पहले बनाऊं, महानदी, तो महानदी यहाँ से निकलती है धमतरी के सिहावा पर्वत से, कांकेर जाती है, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर और महासमुंद, बलौदा बाजार होते हुए जांजगीर चांपा से शक्ति और सारंगढ़ रायगढ़ की सीमा लेते हुए उड़ीसा चली जाती है। अगर मैं इसी में शिवनाथ नदी बनाऊं, शिवनाथ इसकी प्रमुख सहायक नदी है, मोहला मानपुर से निकलती है भाई, यहां से निकलकर कहा जाएगी? राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद यहां से निकलकर राजनांदगांव, फिर उसके बाद आपका दुर्ग, दुर्ग के बाद कहा? बेमेतरा, बलौदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर, और बिलासपुर से होते हुए कहा जाएगी? ये शिवरी नारायण में मिल जाती है। किससे? महानदी से। कौन सी नदी? शिवनाथ। ये शिवनाथ है और ये महानदी। अब इसमें अगर हम मैदान का डिवाइड करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये कहलाएगा आपका शिवनाथ पार का मैदान। बीच वाला जो क्षेत्र है, बीच वाला, ये वाला स्पेशली रायपुर और दुर्ग वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या? शिवनाथ महानदी दोआब, दो नदियों का बीच वाला क्षेत्र है। और यहां पर जो ये जो एकदम सकरा टाइप का आपको मैदान दिखेगा ना, ये महानदी पार सकरा मैदान देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो हसदो मांड बेसिन है वो आपको हसदो और मांड नदी के द्वारा यहाँ पर रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन क्षेत्र में देखने को मिलेगा, हसदो मांड बेसिन। और जो बिलासपुर का मैदान है वहां वो आपको बिलासपुर, जांजगीर चांपा और मुंगेली इन जिलों में देखने को मिलेगा क्या? आपको बिलासपुर का मैदान। तो इस मैप के सहारे से आप अंदाजा लगाइए कि ये जो कथन कह रहा है वो सही है या गलत है। जैसे पहला क्या बोलता है ये
कि शिवनाथ महानदी दोआब महानदी बेसिन के उत्तर में स्थित है। ये गलत है, ये उत्तर में नहीं है, ये कहां है, दक्षिण में स्थित है। महानदी बेसिन के दक्षिण में स्थित है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, यही है आपका महानदी बेसिन। इसका जो मुख्य विस्तार है शिवनाथ महानदी दोआब का रायपुर और दुर्ग में मिलेगा। औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। दूसरा बोलता है कि इसके अंतर्गत शिवनाथ और खारून नदियों का प्रवाह, किसके अंतर्गत, शिवनाथ महानदी दोआब के अंतर्गत शिवनाथ और खारून नदियों का प्रवाह, बिल्कुल सही है। यहाँ बीच में शिवनाथ नदी बह रही है और यहाँ से खारून और उसकी सहायक नदी आकर बहती है, तो ये उसका प्रवाह है। तो दूसरा कथन एकदम सत्य है। तीसरा, इस दोआब का ढाल दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है। किस दोआब का ढाल, शिवनाथ महानदी दोआब का। आप देखिएगा, महानदी ऊपर की ओर बह रही है, दक्षिण से उत्तर जा रही है, शिवनाथ भी ऊपर की ओर बह रही है, खारून भी ऊपर की ओर बहती है, तो जितनी सहायक नदियां हैं सब ऊपर की ओर बह रही है, मतलब इसका ढाल किस तरफ है, उत्तर की ओर है। किस तरफ से, दक्षिण की ओर से। तो तीसरा कथन भी एकदम सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सही। ठीक है, शिवनाथ और खारून नदियों का प्रवाह क्षेत्र आता है। पहला गलत क्या है, उत्तर। उत्तर में क्या है भाई, उत्तर में मिलेगा आपको बिलासपुर का मैदान। किसका मैदान मिलेगा, बिलासपुर का मैदान मिलेगा। तो इस तरीके से वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, चीजें अगर समझ में ना आए तो। आगे चलते हैं। दक्षिण के पठार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। दक्षिण का पठार पहले सुनने में नहीं आता था, आजकल क्या है, नया नया चीजें खोजकर किताबों में डाला जाता है। तो दक्षिण का पठार जो है ना, दक्षिण का पठार, ये दक्षिण का पठार दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत शामिल है। कौन से पठार के अंतर्गत, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत ये शामिल है। कूट क्या बोलता है, यह अबुझमाड़ पहाड़ी के दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। अबुझमाड़ पहाड़ी के दक्षिण, अबुझमाड़ पहाड़ी कहां तक है भाई, नारायणपुर तक है, मतलब नारायणपुर में है। नारायणपुर के दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, बीजापुर। बीजापुर के बगल में क्या मिलेगा, दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा के बगल में नीचे में क्या मिलेगा, सुकमा। इन 3 जिलों में इसका विस्तार है, किसका, दक्षिण के पठार का विस्तार। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बिल्कुल सही। इस पठार के मध्य भाग में बैलाडीला की पहाड़ी है। अब अगर दंतेवाड़ा शामिल है तो दंतेवाड़ा में तो एक ही प्रमुख पहाड़ी है, वो कौन सी है, बैलाडीला की पहाड़ी। और बैलाडीला की पहाड़ी में सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क और लौह अयस्क का सबसे विशाल भंडारण पाया जाता है। तो तीसरा कथन, इस पठार के मध्य भाग में बैलाडीला की पहाड़ी है, एकदम सही है। इसके हिसाब से आपका तीनों का तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, अबुझमाड़ पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है आपका क्या, दक्षिण का पठार। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हमारा, दंडकारण्य प्रदेश की विशेषता है। दंडकारण्य प्रदेश की क्या क्या विशेषता है। दंडकारण्य को सालवनों का द्वीप कहते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, सालवनों का द्वीप। सबसे ज्यादा सालवन जो पाए जाते हैं वो दंडकारण्य पठार में ही पाए जाते हैं, या दंडकारण्य में यानी कि बस्तर संभाग में पाए जाते हैं। और जिला अगर पूछे तो बताइएगा, केशकाल घाटी, जिला कोंडागांव, यहाँ सर्वाधिक उच्च किस्म के साल मिलते हैं। यहाँ के अधिकांश वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, एकदम गलत कथन है। उष्णकटिबंधीय वन तो है लेकिन शुष्क नहीं है। कैसे वन पाए जाएंगे, आर्द्र। आर्द्र क्या होता है, जहां नमी हो, यानी कि पत्ते तो गिराते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं गिराते। ऐसे वृक्ष जिसमें नमी हो, ऐसे जंगल जिसमें क्या हो, नमी हो। और नमी कैसे आएगी, जहां पर बारिश अधिक होगी। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक जहां औसत वर्षा होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और 75 से 100 सेंटीमीटर तक जहां वर्षा होती है औसत, वहां पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर आर्द्र वन पाए जाएंगे, ना कि शुष्क। उस हिसाब से दूसरा कथन गलत है। इस प्रदेश का प्रमुख खनिज लौह अयस्क है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो आपका बैलाडीला है वो प्रमुख रूप से लौह अयस्क के लिए क्या है, प्रचलित है। और बस्तर संभाग में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण देखने को मिलता है। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में लौह अयस्क विद्यमान है। तीसरा कथन भी सही है। सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3। 1 और 3। दूसरा कथन क्या है हमारा, गलत है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, जशपुर कुसमी पाट प्रदेश की अपवाह प्रणाली है। यह सवाल हमने शायद कल भी किया था। जशपुर कुसमी कह लो या जशपुर सामरी कह लो, तो महानदी की शाखा इब नदी घाटी इसमें शामिल है। ब्राह्मणी की शाखा शंख भी शामिल है और सोनगंगा शाखा कन्हार नदी भी शामिल है। इसका उत्तर हो जाएगा 3। 1 2 3। अगले सवाल पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। जशपुर जिले की समुद्र तल से औसत ऊंचाई सर्वाधिक है। बीजापुर जिले की समुद्र तल से औसत ऊंचाई न्यूनतम है। अब अगर आपने कल का वीडियो देखा है, कल या परसों का वीडियो आपने देखा है जिसमें मैंने औसत ऊंचाई के बारे में मैंने बताया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि छत्तीसगढ़ में जो जिला है, जो सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला जिला है वो जशपुर ही है। उस हिसाब से पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा मैंने बताया था कि न्यूनतम जो ऊंचाई वाला जिला है वो बीजापुर नहीं, सुकमा है।
बीजापुर नहीं आएगा, इस हिसाब से ये गलत हो गया, तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी पहाड़ी गर्मी में सर्वाधिक गर्मी और ठंडी में सर्वाधिक सर्दी पड़ेगी? किस पहाड़ी में भाई गर्मी में सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी और सर्दी में सर्वाधिक सर्दी पड़ेगी? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसका फैक्ट को अगर रट लोगे तो वो है आपका कौन सी पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी। अब जरूरी नहीं है एग्जाम में अगली बार देवगढ़ पहाड़ी ही दे, कुछ और पहाड़ी भी दे सकता है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहां से गुजरती है हमारी कौन सी रेखा, कर्क रेखा। यह है कौन सी रेखा भाई, कर्क रेखा। और आपको पता है कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो वो मैक्सिमम कहां तक होता है भाई, कर्क रेखा तक। कब तक जाएगा, 21 जून तक। कैसे, पूरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यह है कर्क रेखा, यह है भूमध्य रेखा और यह है मकर रेखा। भूमध्य रेखा में 21 मार्च से सूर्य का उत्तरायण होना शुरू होता है और ऊपर पहुंचता है कब तक, 21 जून तक। 21 जून तक कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाएगा। सूर्य के उत्तरायण कहने का मतलब है कि सूर्य की जो आभासी लंबवत किरणें हैं वो सीधे सीधे पड़ेंगी इन क्षेत्रों में, इस पूरे रीजन पर सीधे सीधे पड़ेंगी, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। 21 जून के बाद ये कहां आ जाएगा भाई, नीचे। और 23 सितंबर को पहुंचेगा कहां पर, वापस भूमध्य रेखा पर। 23 सितंबर से वापस नीचे जाएगा, दक्षिणायन होगा और 22 दिसंबर को पहुंचेगा कहां पे, मकर रेखा पर। और मकर रेखा से वापस ऊपर की ओर जाएगा और 21 मार्च को फिर से कहां पर पहुंच जाएगा, भूमध्य रेखा पर। तो सूर्य की जो लंबवत आभासी किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो एक साल में इसी तरीके से ट्रेवल करता है। अब आप सोचिए कि जो इन क्षेत्र में लाई करेगा, जो क्षेत्र इस बीच में आएगा वहां गर्मी सर्वाधिक पड़ेगी, और जो इसके अलावा ऊपर या नीचे मिलेगा वहां गर्मी अपेक्षाकृत क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। तो अगर मैं कर्क रेखा के ऊपर की मैं बात करूं तो ऊपर का जो क्षेत्र है, ये ऊपर का क्षेत्र, ये आपका कैसी जलवायु वाला क्षेत्र आ जाता है, शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र आ जाता है। और शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र क्या होता है भाई, अधिक गर्मी सॉरी अधिक ठंडी होती है अपेक्षाकृत। इसलिए यहां पर आपका देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है, कहां पे, कोरिया सॉरी एमसीबी में देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है। और देवगढ़ की पहाड़ी स्थित होने के कारण यह क्षेत्र जो है अधिक ठंड क्षेत्र पड़ेगा, कहां, सर्दी के दिन में। और गर्मी के दिन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर करीब में सूर्य रेखा, सूर्य की किरणें यहाँ पर पहुंच जाएगी भाई, तो गर्मी के दिन में भी ये करीब होने के कारण अधिक गर्मी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देवगढ़ की पहाड़ी जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला, बिलासपुर का मैदान महानदी बेसिन का दक्षिणी भाग है। बिलासपुर का मैदान महानदी बेसिन का दक्षिणी भाग है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया बिलासपुर का मैदान दक्षिणी नहीं, उत्तरी भाग। इसके पश्चिम में अरपा लीलागर का मैदान पाया जाता है। सेंटी पहाड़ी इसी मैदान में स्थित है। रतनपुर की पहाड़ी और सेंटी पहाड़ी, ये दोनों की दोनों पहाड़ियां जो है वो किस मैदान में आती है भाई, आपके बिलासपुर के मैदान में आती है। ये सही कथन है, ये भी सही कथन है, पर ये गलत कथन है। इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। कौन सा उत्तर हो जाएगा, 2 और 3। अब आ जाओ किस पे, बिलासपुर के मैदान के बारे में। बिलासपुर का जो मैदान है इसका जो निर्माण हुआ है वो कौन सी नदियों के द्वारा हुआ है। बिलासपुर की जीवन रेखा कौन सी नदी है, अरपा। इसके बगल में बहती है कौन सी नदी, मनियारी। और अरपा के राइट साइड में बहती है कौन सी नदी, लीलागर। तो ये 3 प्रमुख नदियों के द्वारा बिलासपुर के मैदान का निर्माण किया गया है। अब अगर बिलासपुर का मैदान निर्माण इनके द्वारा किया भी गया है तो इसका विस्तार भी जान लो कौन कौन से जिलों में है। मुंगेली, मुंगेली के अलावा बिलासपुर जिला, बिलासपुर के अलावा जांजगीर चांपा जिला। ये 3 जिलों में इसका प्रमुख रूप से क्या है, विस्तार है। किसका, बिलासपुर के मैदान का। अगर बिलासपुर के मैदान की थोड़ी सी हम आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर पश्चिम में हमें पेंड्रा लोरमी का मैदान, पेंड्रा लोरमी का पठार मिलता है। बिलासपुर के मैदान के पश्चिम में आपको अरपा लीलागर का मैदान मिलता है। अरपा लीलागर का मैदान। दूसरा, अगर आप इसके इस दिशा में आओगे, पूर्व दिशा में, तो यहां पर आपको हद्दोमांड बेसिन मिलेगा। हस्दोमांड बेसिन शक्ति और रायगढ़ जिले में। उत्तर पूर्व में जाओगे, उत्तर पूर्व में, तो यहां पर आपको छुरी की पहाड़ी मिलेगी। छुरी पहाड़ी, छुरी पहाड़ी या छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ये आपका बिलासपुर का मैदान का पूरा इमेज है, समझिए। ठीक है, तो जितना जरूरी हो सकता था उतना मैंने बता दिया। इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि जो बिलासपुर का मैदान है वो छत्तीसगढ़ के मैदान का उत्तरी हिस्सा है। अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये बिलासपुर के मैदान वाला क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान तो ये पूरा क्षेत्र है। इस मैदान का उत्तर में फैला हुआ है आपका कौन सा मैदान, बिलासपुर का मैदान।
अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन करें। सत्य कथन के बारे में बताना है भाई हमें। पहला, रायपुर की उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में एक निम्न भूमि है जिसे बसना बेसिन कहा जाता है। दूसरा, सिहावा की पहाड़ी सोंढूर घाटी के पश्चिम और धमतरी के दक्षिण में स्थित है। सिहावा की पहाड़ी सोंढूर घाटी के पश्चिम और धमतरी में स्थित है। तो इस हिसाब से दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। अब ये दोनों कथन कैसे सत्य है? रायपुर उच्च भूमि, रायपुर उच्च भूमि जो है ना आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में शामिल है। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के अगर आप उत्तर पूर्वी भाग में जाओगे तो आपको महासमुंद मिलेगा, और महासमुंद में एक निम्न भूमि के रूप में आपका शामिल है क्या? बसना बेसिन। छोटा सा मैदान है बसना में, बसना बेसिन। दूसरा क्या बोलता है भाई कि सिहावा पहाड़ी, सिहावा पर्वत कहाँ है आपका? धमतरी में है सिहावा पर्वत। इस सिहावा पर्वत के पूर्व में बहती है कौन सी नदी? सोंढूर नदी। तो सोंढूर नदी के पश्चिम में होगा ना सिहावा पर्वत। क्या बोला है? सिहावा की पहाड़ी सोंढूर घाटी के पश्चिम और धमतरी के दक्षिण में स्थित है। तो धमतरी जिले के दक्षिण में स्थित है आपका सिहावा पहाड़ी, और सोंढूर के पश्चिम में स्थित है आपका सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी का जो प्राचीन नाम है ना वो है सुक्तिमती पर्वत। कौन सा पर्वत? सुक्तिमती। और इसी पहाड़ी से, इसी पर्वत से महानदी का उद्गम होता है श्रृंगी ऋषि चोटी से। चलिए उत्तर बता दिया, 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन करें। सत्य कथन का चयन करना है भाई। जशपुर कुसमी पाट प्रदेश प्राचीन शैलों से निर्मित है। प्राचीन शैल में क्या क्या आएगा आपका? आर्कियन और धारवाड़, आर्कियन और धारवाड़। दूसरा, इसके अधिकांश भाग में अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैली स्थित है। आर्कियन चट्टान मतलब आग्नेय चट्टान ही होती है। फिर बोला है जशपुर कुसमी पाट का धरातल सीढ़ी नुमा है। पाट प्रदेश है, जाहिर सी बात है इसका जो धरातल होगा वो सीढ़ी नुमा ही होगा। तो पहला कथन जो बोला है वो बिल्कुल सही कथन है। इसमें कुछ प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, पूरा का पूरा नहीं लेकिन हाँ कुछ जगहों पर पाई जाती है। अधिकांश भाग में अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, जब आर्कियन पाया जा रहा है तो आग्नेय चट्टान ही मिलेगा। और जशपुर कुसमी पाट प्रदेश का जो धरातल है वो सीढ़ी नुमा है। तीनों के तीनों कथन आपके क्या हो जाएंगे? एकदम सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चले अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है चंवर ढाल क्या है? चंवर ढाल क्या है? सीजीपीएससी 2019 में कोई एग्जाम में इस सवाल को पूछा था, उससे पहले कोई नहीं जानता था चंवर ढाल क्या है। अब सब जानते हैं चंवर ढाल क्या है, क्योंकि किताबों में आ जाते हैं, जैसे ही सवाल पूछता है किताबों में पूछ दिया, भर दिया जाता है उसे। चंवर ढाल क्या है? तो ये पर्वतों की छोटी छोटी श्रृंखला है। चंवर ढाल क्या है? पर्वतों की छोटी छोटी श्रृंखला है। अब समझो किसके बारे में? चंवर ढाल के बारे में। चंवर ढाल रायगढ़ जिले में, रायगढ़ में दक्षिण से उत्तर, कहां से कहां? दक्षिण से उत्तर पर्वतों की छोटी छोटी श्रृंखला है। पर्वतों की छोटी छोटी श्रृंखला है। क्लियर? इसके साथ में याद रखना इसका जो विस्तार है, चंवर ढाल का विस्तार मुख्य रूप से याद रखना खरसिया। रायगढ़ जिले में कौन सा क्षेत्र आएगा? खरसिया। साथ में सक्ती और थोड़ा सा जांजगीर चांपा के मैदानी क्षेत्र शामिल है। अब इसी में आपका एक जगह है जिसका नाम है हसदोमांड बेसिन। हसदोमांड बेसिन जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, ये 3 जिलों में फैला हुआ है हसदोमांड बेसिन। थोड़ा सा कोरबा भी आएगा इसमें। हसदोमांड बेसिन के अंतर्गत शामिल है, कौन शामिल है? जो आपका चंवर ढाल है ना वो हसदोमांड बेसिन के अंतर्गत शामिल है। तो इतनी सारी जानकारी है किससे संबंधित? चंवर ढाल से संबंधित। अगले सवाल पे चलते हैं। अबुझमाड़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? हॉस्टल वार्डन में ये सवाल पूछा था, और हॉस्टल वार्डन में सवाल में ऑप्शन गलत होने की वजह से इसे डिलीट कर दिया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका दंडकारण्य के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य के संदर्भ में पूछा है। आप अगर देखोगे छत्तीसगढ़, तो दंडकारण्य का पठार इसी क्षेत्र में फैला, यहां पर फैला हुआ है अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो मध्य पश्चिम में स्थित है, देखो मध्य और उसके पश्चिम में स्थित है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछे तो ये दिशा आएगा, तो ये दिशा क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछे तो किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में है। और दंडकारण्य का पठार पूरी तरीके से जो आपका फैला हुआ है वो इस तरीके से फैला हुआ है। दंडकारण्य के पठार के संदर्भ में पूछे तो क्या बताओगे? उत्तर पश्चिम में स्थित है क्या? आपका अबुझमाड़ की पहाड़ियां। ठीक है, इससे संबंधित
जो डिटेल्ड क्लास हमारी चल रही है वो ऑफलाइन बैच में चल रही है, बिल्कुल आप ज्वाइन करके डेमो क्लास ले सकते हैं, जहां छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, हमारे पढ़ाने का तरीका, फैक्ट्स और जो जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जो एग्जाम में पूछे गए, ये सारा चीज आपको अगर फायदा कर रहा है तो निश्चित तौर पर आप डेमो क्लास लीजिए और क्लास करके देखिए। यहाँ पर सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है। सबसे पहला पहाड़ी है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है भाई? सरगुजा में है। दूसरा है कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत कहाँ है? कोरिया में है। मांझी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ है? बस्तर में है। बड़े डोंगर कहाँ है? कोंडागांव में है। तो ये चारों के चारों सुमेलित है। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। चले अगले सवाल पे चलते हैं। रामगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बोला? रामगढ़। अब आप पढ़ो किसके बारे में? रामगढ़ पहाड़ी। रामगढ़ पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? विस्तार सरगुजा। मुख्य रूप से कहां फैला है? सरगुजा। और थोड़ा सा फैला है कहां? सूरजपुर। सरगुजा में देखोगे तो उदयपुर तहसील में अधिकांश विस्तार इसका है, और थोड़ा सा सूरजपुर के प्रेमनगर तहसील में है। प्रेमनगर, यहां पे इसका क्या है? विस्तार है। रामगढ़ की पहाड़ी, इस पहाड़ी की जो खोज हुई है ना, वो 1800, समय याद नहीं आ रहा है मेरे को, खोज किसने की है बस उसको याद रखिएगा, कर्नल ऑट्सले। किसने की है? कर्नल ऑट्सले या कर्नल आउसले। इन्होंने इसकी क्या की है? खोज की है। 1848 में खोज की है। कब की है खोज? 1848 में। इस रामगढ़ की पहाड़ी में दो प्रमुख गुफा है। दो प्रमुख क्या है? गुफा है। गुफा तो 3 है, 4 है, बहुत सारी गुफा है, लेकिन दो प्रमुख गुफा है। एक है आपका जोगीमारा, जोगीमारा, और एक है आपका सीता बेंगरा। जोगीमारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा। जोगीमारा की गुफा ये संबंधित है आपके मौर्य काल से, और यहाँ पर ब्राह्मी लिपि एवं पाली भाषा में अशोककालीन अभिलेख मिले, जिसमें देवदासी सुतनुका और कुमार देवदत्त की प्रेम कथा का वर्णन है। सीता बेंगरा की गुफा संबंधित है आपके रामायण काल से, और सीता बेंगरा की गुफा में ही विश्व की प्राचीनतम क्या मिली है? नाट्यशाला मिली है। विश्व का प्राचीनतम थिएटर पूछे, नाट्यशाला पूछे, तो क्या बताओगे? सीता बेंगरा की गुफा। इसी के साथ जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, इस रामगढ़ की पहाड़ी में यह कहा जाता है कि नाट्य शास्त्र की जो रचयिता है ना, भरत मुनि, उन्होंने 200 ईसा पूर्व में जो है रामगढ़ की पहाड़ी में इस ग्रंथ की रचना की है। नाट्य शास्त्र की यहाँ पर क्या की है? उन्होंने रचना की है रामगढ़ की पहाड़ी में। साथ में ही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो दरबारी थे, जिनका नाम है कालिदास, भारत का शेक्सपियर जिन्हें कहा जाता है, कालिदास जब छत्तीसगढ़ आए थे तो वो इसी रामगढ़ की पहाड़ी में कुछ दिन तक रुके हुए थे, और रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में इन्होंने सरगुजा को क्या कहा है? स्वर्ग का द्वार कहा है, स्वर्ग द्वार कहा है। किसको? सरगुजा को। किसके द्वारा कहा गया है? कालिदास के द्वारा कहा गया है। दूसरा, रामगढ़ की पहाड़ी में रामगढ़ महोत्सव या रामगढ़ के मेले का आयोजन होता है। कब आयोजन होता है? आषाढ़ के प्रथम दिवस में इसका आयोजन होता है। आषाढ़ प्रथम दिवस में इसका आयोजन होता है। अभी हाल ही में हुआ था, ध्यान रखेंगे। इतनी सारी जानकारी। अब आते हैं सवाल पे कि यह रिहंद नदी के किनारे स्थित है। गलत बात है, एकदम गलत बात है। रिहंद नदी के किनारे स्थित ये नहीं है। सीता बेंगरा यहाँ की प्रसिद्ध गुफा है, हाँ है। जोगी मारा गुफा भी यहाँ स्थित है, बिल्कुल है। 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। केशकाल घाटी के बारे में बोला है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार के पूर्वी सीमा है। दूसरा, छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है। तीसरा, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। ठीक है, तो इसमें से पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन, छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी सीमा, ये सही है। तीसरा, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह, ये भी सही है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सही है। अब आप इसको समझिए, जैसे कि आप, ये छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग है, और इस सरगुजा संभाग में ये वाला क्षेत्र आपका किस में आता है? पाट प्रदेश में आता है। किस में आता है? पाट प्रदेश। यहां पर आपका कौन सा फैला हुआ है? झारखंड राज्य है। इसी झारखंड राज्य में आपका फैला है क्या? छोटा नागपुर का पठार। ये पूरा क्या है आपका? छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी भाग ही तो आपका क्या है भाई? छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है, मतलब पाट प्रदेश के रूप में है। अगर पूरा छत्तीसगढ़ आप बना दोगे तो इसकी उत्तर पूर्वी सीमा जो है छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी हिस्सा ही होगा। ठीक। और क्या बोला है भाई? महानदी बेसिन का आकार। अच्छा, यहाँ पर केशकाल घाटी के बारे में बोला है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा नहीं है, उत्तर पूर्वी सीमा होती है। कैसी सीमा है? उत्तर पूर्वी सीमा है, इसलिए सही उत्तर 2 और 3 हो जाएगा। महानदी का जो मैदान का आकार है वो पंखे के आकार का है, पंखाकार आकृति में फैला, ये तो सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में। कौन सी नदी? बनास नदी। बनास किसकी सहायक नदी है? पहले ये जान लो। सोन नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? बनास नदी। कौन सा कथन सही है?
बताइए। इसका उद्गम मांझटोली की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। मांझटोली की पहाड़ी चांग बंखार देवगढ़ की पहाड़ी का पश्चिमी हिस्सा है, जो कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। गलत है, कोटरी जलप्रपात नहीं है, यहां पर रामदा या रमदा या रमदहा जलप्रपात स्थित है। कहां पे? एमसीबी जिले में। तीसरा, यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। इसका जो विसर्जन होता है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। शहडोल जिले में एक गांव है जिसका नाम है डेम्भा। उस डेम्भा के समीप ये मिल जाती है, किसमें? सोन नदी में मिल जाती है, वहां पर इसका विसर्जन होता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खुड़िया पठार स्थित है। सीजीपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर में इस क्वेश्चन को पूछा था कि खुड़िया पठार स्थित है। खुड़िया पठार जो है ना, वो जशपुर पाट के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां स्थित है? जशपुर पाट के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्या है खुड़िया पठार? जान लो। खुड़िया पठार, खुड़िया या खुड़िया खुड़िया बांध भी है भाई हमारे छत्तीसगढ़ में, खुड़िया पठार भी। ये कुसमी पाट में शामिल है। मतलब कुसमी पाट के अंतर्गत शामिल है कौन सा? खुड़िया पठार। कुसमी पाट जो है वो जशपुर का उत्तरी हिस्सा और बलरामपुर का दक्षिणी हिस्सा। क्या समझ में आया? जशपुर का उत्तरी हिस्सा जशपुर जिले का और बलरामपुर जिले का दक्षिणी हिस्सा, यहां पर है क्या आपका कुसमी पाट। खुड़िया पठार के अंतर्गत विभिन्न पहाड़ियां आती है, जैसे कि आपका पंडरा पाट, बुरुजडी, सुलेमा पाट। ये प्रमुख पहाड़ियां हैं आपके किसके अंतर्गत? खुड़िया पठार के अंतर्गत। भंवर पहाड़ और तेंदु पाट। भंवर पहाड़ और तेंदुपाट खुड़िया पठार के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। सवाल क्या पूछा है? जशपुर पाट के उत्तर पश्चिम में। अब इसके लिए मेरे को थोड़ा सा मैप बनाना पड़ेगा। अगर ये इस तरीके से, हम ये जशपुर जिला हो जाता है हमारा और ये बलरामपुर जिला हो जाता है। तो जशपुर जिले में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बगीचा तहसील में प्रमुख रूप से क्या दिखेगा? खुड़िया पठार यहाँ पर दिखेगा। यही है आपका खुड़िया पठार। और यहां से यहां तक आपका फैला हुआ है कुसमी पाट। कुसमी पाट बलरामपुर जशपुर दोनों में फैला हुआ है। खुड़िया पठार यहां से आपका क्या है भाई? जशपुर पाट है। और जशपुर पाट की किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सा? खुड़िया पठार। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है इसको बताना है हमें। मनियारी नदी का उद्गम मैकल पर्वत से होता है। ठीक है, एक तौर पर मान सकते सही है, मान सकते गलत भी है, दोनों है। हसदेव नदी मांड नदी की सहायक नदी है। तीसरा, सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी तथा महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी अलग करती है। कौन सी घाटी अलग करती है? तेलिन घाटी अलग करती है। अब देखिए, मनियारी नदी का उद्गम मैकल पर्वत। अब मैकल पर्वत में यहां पर सवाल में ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लेना पड़ेगा। मैकल पर्वत का ही अपरदित खड़ा कगार है आपका क्या? पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का जो पठार है वो मैकल पर्वत से अलग हुआ एक पठार है। मैकल पर्वत का अपरदित खड़ा कगार है। और ये जो पेंड्रा लोरमी का पठार है, ये एक अपने आप में अलग से उप विभाग है। किसके अंतर्गत? पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा कथन को अगर हम पढ़े तो हसदेव नदी मांड नदी की सहायक नदी, एकदम गलत है। हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है, ना कि मांड नदी की। तो देखा जाए तो ये भी गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस पे अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों ऑप्शन के हिसाब से पहली चीज, पेंड्रा लोरमी का पठार मैकल श्रेणी से ही मिलता जुलता है, इसलिए इसको सही माना गया। दूसरा ऑप्शन ज्यादा गलत है, इसलिए इसको हम क्या लिए हैं? आंसर अपना लिए हैं। सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी, बिल्कुल। गोदावरी तथा महानदी प्रणाली तेलिन घाटी अलग करती है। तेलिन घाटी को ही क्या कहा जाता है? केशकाल घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? केशकाल घाटी। तेलिन घाटी को ही क्या कहा जाता है? केशकाल घाटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा केशकाल घाटी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। क्या क्या है भाई केशकाल घाटी? केशकाल घाटी को फूलों की घाटी भी कहते हैं। फूलों की घाटी पहले यहां पर दिखाई देती थी फूल, लेकिन जब से परिवहन साधन और जब से बहुत ज्यादा उस रोड में क्या है आवागमन शुरू हुआ है, तब से फूलों की घाटी जो है मुरझा गई है। केशकाल घाटी का जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है? केशलू। किसके नाम पर? केशलू। एक आदमी जो बाघ या शेर से लड़ता हुआ मारा गया था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है।
केशकाल घाटी किस जिले में है पूछे तो बताइएगा कोंडागांव में है। कहाँ है? कोंडागांव। केशकाल घाटी में एक गुफा है जिसका नाम है आलोर गुफा। कौन सी गुफा है? आलोर गुफा। और यहाँ पर एक मंदिर है, लिंगेश्वरी माता का मंदिर। किसका मंदिर है? लिंगेश्वरी माता का मंदिर है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूं, केशकाल घाटी में ही आपका स्थित है एक भंगाराम माई। भंगाराम माई। और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर वर्ष में एक बार क्या होता है, भंगाराम माई यात्रा मेला का आयोजन होता है। ये भादों के दूसरे शनिवार को इसका आयोजन किया जाता है, भंगाराम माई यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। और ये जो भंगाराम माई है ये 9 परगनों की देवी कहलाती है। 9 परगनों के लोग, विभिन्न परगनों के लोग अपने अपने देवी देवता के साथ इस यात्रा में, इस मेला में यहाँ पर उपस्थित होते हैं और सभी के सभी अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण यहाँ पर आकर करते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि भंगाराम माई यात्रा किस जिले में है? कोंडागांव। कोंडागांव की कहाँ है? केशकाल। और इसी के साथ में याद रखिएगा केशकाल में ही आपका क्या है? टाटामारी हिल्स है। क्या है? टाटामारी हिल्स। बहुत ही अच्छी जगह है, कभी जाइएगा यहाँ पे, टाटामारी हिल्स। साथ में याद रखिएगा कि केशकाल घाटी में ही सर्वाधिक क्या मिलते हैं हमें? सर्वाधिक सालवन प्राप्त होते हैं यहाँ पर। और केशकाल घाटी से ही हमें किसकी प्राप्ति होती है? बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। किसकी? बॉक्साइट। केशकाल घाटी को ही बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उत्तर बता दिया मैंने, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। असत्य कथन को पहचानिए। महानदी का कछारी भाग उच्च भाग स्थल है। दूसरा, जशपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्कियन से हुआ है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो महानदी बेसिन जो है वो बिल्कुल आधे भाग में फैला हुआ है, लगभग 50.54% भूभाग पर इसका विस्तार है। ये बिल्कुल सही कथन है। बस्तर का पठार जो है आर्कियन चट्टान से हुआ है और आर्कियन के अंतर्गत ही ग्रेनाइट आता है, ये भी बिल्कुल सही है। जशपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश, बिल्कुल सही है। 6208 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? विस्तार है। और महानदी का कछारी भाग उच्च भाग स्थल पर स्थित है, ये एकदम गलत कथन है। क्योंकि महानदी कछारी, कछारी कहने का मतलब महानदी के किनारे वाले भाग, और यही तो छत्तीसगढ़ के मैदान में फैला हुआ है। और इस छत्तीसगढ़ के मैदान में फैले होने के कारण ये उच्च भाग में कैसे हो जाएगा? तो ये समतल या निचली भाग में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यही आपका असत्य कथन है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दूसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना जाता है। और तीसरा, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है। चलिए थोड़ा सा जानकारी बता देता हूं, मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग में स्थित, ये पूरा क्षेत्र आपका किस में आता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड। अब आप देखिए मैप में और बताइए कि ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है कि नहीं, और ये बघेलखंड का कौन सा विस्तार है? पूर्वी विस्तार है। तो पहला कथन क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा क्या कहता है? दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। ये पूरा आपका बस्तर वाला क्षेत्र है, इसको दंडकारण्य पठार ही कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य। फिर बोलता है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ। ये जो मध्य भाग है ना, मध्य भाग, ये तो आपका मैदानी है जी, ये क्या है? मैदानी। और छोटा नागपुर के पठार से घिरा हुआ ये वाला भाग यानी उत्तर पूर्वी, यानी कि दूसरा कथन क्या है? गलत है। तीसरा कथन क्या है? सही। 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? मधेश्वर पहाड़, सिंपल सा उत्तर है, जशपुर जिले में है। किस जिले में है? जशपुर जिले में। ये आपको इमेज दिख रहा होगा, ये मधेश्वर पहाड़ है। मधेश्वर पहाड़ के बारे में जानकारी ये रखिए कि इसे विश्व के सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग, विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग का दर्जा प्राप्त है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये किस जिले में है? तो जशपुर जिले में। जशपुर जिले के कौन से ब्लॉक में है? कुनकुरी ब्लॉक में है। इसी के साथ में याद रखिएगा, इसी के नीचे में आपका है माइली बगीचा। माइली बगीचा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सुनने को मिल सकता है। माइली बगीचा कहाँ है पूछे तो क्या बताओगे? जशपुर जिले में है। जशपुर जिले में, यहीं पर माइली डैम भी है, माइली बांध भी है। माइली बगीचा को स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना 2.0
के तहत क्या किया गया है, शामिल किया गया है, और इसे इसके तहत जो है चुनौती आधारित गंतव्य पर्यटन में शामिल किया गया है। किस श्रेणी में शामिल किया गया है? चुनौती आधारित गंतव्य, चुनौती आधारित गंतव्य पर्यटन में इसे शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत क्या शामिल है? माइली बगीचा यहीं पे स्थित है, इसी के जस्ट नीचे में माइली बगीचा स्थित है ना, और ये है आपका क्या? मधेश्वर पहाड़। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। केशकाल घाट, तेलिन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों की सीमा बनाती है? केशकाल घाटी के बारे में डिटेल मैंने बता दिया है, इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, इन दोनों के बीच में केशकाल घाटी है भाई। कैसे है? छत्तीसगढ़ बेसिन का निर्माण किया है कौन? महानदी, और महानदी जो है वो यहां से निकलती है और नीचे के बाद ऊपर मुड़ जाती है। तो पहले महानदी कहाँ जा रही थी भाई? नीचे जा रही थी। उसका काहे मन हो गया ऊपर जाने का? तो उसका मन नहीं था ऊपर जाने का, उसको मजबूरी में ऊपर भेजा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केशकाल घाटी स्थित है ना। अब वो महानदी केशकाल घाटी के ऊपर जाकर पार करके तो नहीं जाएगी ना, तो इसलिए यहाँ से महानदी नीचे की ओर से फिर ऊपर की ओर मुख कर लेती है, और यहाँ बीच में स्थित है क्या? केशकाल घाटी। अब केशकाल घाटी के नीचे में आपका पूरा का पूरा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा भाई? गोदावरी और इंद्रावती। इंद्रावती जो है वो गोदावरी में जाकर मिलती है, तो नीचे आपका गोदावरी घाटी है। तो गोदावरी घाटी और केशकाल छत्तीसगढ़ बेसिन, सॉरी बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, इन दोनों को अलग जो करने वाली जो श्रृंखला है वो कौन सी है? केशकाल घाटी है। नेक्स्ट अगला सवाल है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है भाई, जीवन रेखा है। अच्छा, कथन है ये। कारण क्या बोलते हैं? पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। जरूरी है क्या? नहीं है ना। यही एकमात्र नदी है, बिल्कुल गलत बात। तो केवल कथन सही है परंतु कारण गलत। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम? अवरोही क्रम मतलब, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ अवरोही आरोही में, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो सबसे लंबी मतलब कि घटते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, यही होगा। बढ़ा मैं लंबाई बता देता हूं, आप उसको जमा भी लीजिएगा। जैसे शिवनाथ की मैं बात करूं 290 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी यही बहती है। इंद्रावती 264 किलोमीटर, रिहंद नदी 135 किलोमीटर, और मांड नदी 155 किलोमीटर। इन सब नदियों का है घटते क्रम हो बढ़ते क्रम हो, आप इसको जमा लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला सवाल है, महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का पूर्व से पश्चिम क्रम। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि महानदी के उत्तरी भाग कौन कौन से है भाई? ये है आपकी महानदी। इसके उत्तरी भाग से सबसे पहली नदी आती है कौन सी नदी? हसदो। दूसरे नंबर पे नदी आती है कौन सी नदी? बोरई, कोरबा से निकलती है। तीसरे नंबर पे आती है कौन सी नदी? मांड। मांड नदी मैनपाट से निकलती है और कहाँ आती है भाई? शक्ति में आकर मिल, सॉरी जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में आकर मिल जाती है। सॉरी शक्ति में ही आएगा चंद्रपुर में। ठीक है, हसदो बोरई मांड। उसके बाद आएगा केलो नदी। कौन सी नदी? केलो नदी, लुड़े का पहाड़ी लेलुंगा तहसील से निकलती है। और फिर इसके बाद है ईब नदी। ईब नदी खुर्जा पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा में जाकर मिलती है। ये महानदी की उत्तरी सहायक नदियां हैं। इसमें सबसे प्रमुख सहायक नदी तो एक तो है शिवनाथ। अब पूछा क्या है? उत्तर भाग से मिलने वाली नदियों का पूर्व से पश्चिम, मतलब इस डायरेक्शन में आपको देखना है। तो सबसे पहले कौन सी नदी आएगी? यहां पर दिख रहा है आपको केलो, केलो के बाद मांड, मांड के बाद बोरई, और बोरई के बाद हसदेव। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य में निम्न नदी जोड़ो परियोजना संचालित है। कौन कौन सी नदी जोड़ो परियोजना संचालित है भाई? पहला है महानदी तांदुला, दूसरा है पैरी प्लस महानदी, हसिया केवई, और इसका उत्तर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। ये चारों के चारों आपकी नदी, सॉरी तीनों की तीनों जो नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा एक और है हसदो प्लस केवई और अहिरण। हसदो की सहायक नदी अहिरण प्लस खारंग, ये नदियां जो है शामिल है नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्थल किसी दो नदियों के संगम पर स्थित नहीं है? जो दो नदियों के संगम पर स्थित नहीं उसी को बताना है। कलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? पीथमपुर, पीथमपुर जांजगीर चांपा में। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में है। सोमनाथ मंदिर बलौदा बाजार, और नारायण मंदिर नारायणपाल बस्तर में है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा दो नदियों के संगम पर स्थित नहीं है। जैसे कलेश्वर महादेव पीथमपुर, ये आपका हसदो के किनारे है। किसके किनारे है? हसदो। दंतेश्वरी मंदिर जो है शंखिनी और डंकिनी के संगम पर स्थित है। शंखिनी प्लस डंकिनी। सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका खारून प्लस शिवनाथ के संगम पर स्थित है। खारून और शिवनाथ के संगम पर। नारायण मंदिर नारायणपाल, ये आपके इंद्रावती और नारंगी,
इंद्रावती और नारंगी, इसके संगम पर स्थित है। तो जो दिख रहा है वो कौन सा है? हसदो। ये केवल एक नदी के संगम पर स्थित है। जांजगीर चांपा जिले के पीथमपुर में कलेश्वर महादेव मंदिर का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में धूल पंचमी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। नागा साधुओं का मेला यहाँ पर होता है, ध्यान रखेंगे। चले आगे चलते हैं। अगला सवाल, किन नदी का प्राचीन नाम सुमेलित नहीं है? प्राचीन नाम सुमेलित करना है भाई। कौन कौन सी नदी का? पैरी नदी का प्राचीन नाम पयोधरा है क्या? जोंक नदी का प्राचीन नाम पलाशिनी है क्या? खारंग नदी का प्राचीन नाम कुरंग है क्या? अरपा नदी का प्राचीन नाम कृपा नदी है क्या? इस बात को आपको बताना है। इसमें से सभी के सभी सुमेलित है, सभी के सभी सुमेलित है। पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पयोधरा। जोंक नदी का प्राचीन नाम क्या है? पलाशिनी। खारंग नदी का प्राचीन नाम है कुरंग। और अरपा नदी का प्राचीन नाम जो है कृपा नदी है। इसमें से ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया, सभी सुमेलित है भाई, ध्यान रखेंगे ना। सभी सुमेलित, सबका प्राचीन नाम जो है वो सुमेलित है। निम्न में से सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? हमारा आखिरी प्रश्न होगा आज का। सबसे पहला, निम्न में से सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? इसको ध्यान देना है आपको। पहले नंबर पे है आपका क्या? साल्हेवारा घाटी कांकेर। कौन सा है भाई? साल्हेवारा घाटी कांकेर। दूसरा है चिल्फी घाटी बस्तर। तीसरा है अरनपुर घाटी नारायणपुर। और चौथा है बैताल रानी घाटी खैरागढ़ छुईखदन गंडई। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो एक ही कथन दिख रहा है मेरे को जो सत्य है, वो कौन सा है? बैताल रानी घाटी खैरागढ़ छुईखदन गंडई। ये आपका क्या है? सत्य कथन है, ठीक है। यही आपका क्या है? सत्य कथन। साल्हेवारा घाटी कहाँ है पूछे तो बताइएगा, केसीजी में है। कहाँ? खैरागढ़ छुईखदन गंडई। चिल्फी घाटी कहाँ है? सबको पता है कहाँ है भाई, कवर्धा में है। एकदम लइका खेलवारी क्वेश्चन है। तो फिर उसके बाद अरनपुर घाटी कहाँ है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एकदम आसान बना देंगे। मिर्जा सर इज हियर सो डोंट फियर। दंतेवाड़ा जिले में है आपका अरनपुर घाटी। और जो सही सुमेलित है वो कौन सा है? आपका खैरागढ़ छुईखदन गंडई। इसी के साथ आज का हमारा ये सीरीज होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आज के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, प्रश्नों के साथ उसका डिटेलिंग समझ में आया होगा। हमारी सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए। हमारे ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए, आकर डेमो में बैठिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और एक नए मार्गदर्शन के साथ अपने करियर की शुरुआत यहां से कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरी अगली क्लास अब 14 तारीख को होगी, सोमवार के दिन। और उस दिन का जो टॉपिक होगा वो आपको शुरू में ही मैंने बता दिया था, ठीक है। आप सभी का वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।